नैना अपनी 2 साल की बेटी अकीरा के साथ रहती थी। जब अकीरा पैदा हुई थी उसके कुछ महीने बाद ही नैना के पति ने उसे तलाक देकर किसी दूसरी औरत से शादी कर ली थी। नैना अकीरा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन तभी नैना को पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। नैना अपने देवर राजीव और देवरानी महिमा को अपने घर बुलाती है और उनसे कहती है, महिमा, मुझे ब्रेन ट्यूमर है। दीदी, ये अचानक क्या हो गया? मैंने आप दोनों को बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। मेरे पास कुछ ही महीनों का वक्त है। दीदी, आप अपना इलाज करवाइए। नहीं महिमा, मेरे पास इलाज करवाने के पैसे नहीं हैं। वैसे भी ब्रेन ट्यूमर जैसी बड़ी बीमारी के बाद कोई ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाता है। मैंने आप दोनों को इसलिए यहाँ बुलाया है कि मेरे जाने के बाद आप दोनों मेरी बेटी को अपने साथ ले जाना और इसे अपनी बेटी निया की तरह प्यार देना। भाभी, आप अकीरा की चिंता मत करिए। हम उसे कभी पता ही नहीं लगने देंगे कि हम उसके असली मम्मी पापा नहीं हैं। अकीरा और निया दोनों हमारे लिए एक जैसे हैं। थोड़ी देर तक इसी तरह बातें चलती रहती है। उसके बाद महिमा और राजीव अपने घर लौट जाते हैं। कुछ महीनों बाद नैना की मौत हो जाती है। महिमा और राजीव नैना को दिए हुए वादे को पूरा करने के लिए अकीरा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। महिमा अकीरा को गोद में लिए बोलती है, आज से मेरी 2 बेटियां, एक निया और दूसरी अकीरा। अकीरा मुझे अपनी चाची नहीं बल्कि अपनी मम्मी कहकर बुलाएगी। राजीव जी, ये दोनों अभी छोटी है, इसलिए कई सालों बाद भी हम ये सब पता नहीं लगने देंगे। इस तरह दोनों फैसला कर लेते हैं कि अकीरा और निया को इस बारे में पता नहीं लगने देंगे। सभी साथ में हंसी खुशी से रह रहे थे। लेकिन तभी एक दिन राजीव प्लेन से शहर आ रहा था और उसका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसके बाद राजीव की इस हादसे में मौत हो जाती है। राजीव के जाने के बाद सेविंग के पैसों से कुछ महीनों तक महिमा गुजारा करती है, लेकिन सेविंग के पैसे खत्म हो जाने के बाद महिमा अस्पताल में सफाई का काम करना शुरू कर देती है। इसी तरह 15 साल बीत जाते हैं। अकीरा और निया दोनों 17 साल की हो जाती है। निया और अकीरा महिमा को इतनी मेहनत से काम करते हुए देखती थी। ये देखकर दोनों उदास हो जाती है। निया और अकीरा, यहाँ आ जाओ बेटा, मैंने नाश्ता लगा दिया है, जल्दी आओ वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चोटी बना रहे हैं माँ, चोटी बनाकर आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें नाश्ते के लिए आ जाती हैं। दोनों बहनें नाश्ता कर रही होती है, तभी महिमा कहती है, आज मुझे घर आने में देर हो जाएगी। अस्पताल की सफाई करने के बाद मुझे मुखिया के घर जाना है। दरअसल उनकी बेटी का जन्मदिन है, तो उन्होंने सफाई के लिए मुझे भी बुलाया है। एक दिन काम करने के मुखिया जी मुझे 2000 रुपए देंगे, इसलिए वहाँ जाना जरूरी है। माँ, मेरा बर्थडे कब आता है? आपने तो कभी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। निया, तुम्हें दिखाई नहीं देता माँ कितने मेहनत से काम करती है? जैसे तैसे तो हमारे घर का गुजारा चलता है। ऐसा नहीं है, मेरे पास समय की कमी होती है, इसलिए तुम दोनों का जन्मदिन नहीं मना पाती हूँ। इस बार देखना, तुम दोनों का जन्मदिन मैं बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। माँ, जन्मदिन में सब नए कपड़े भी पहनती हैं, आप मेरे लिए नए कपड़े भी लाओगी? हाँ निया, जब तुम्हारा जन्मदिन होगा तब तुम्हारे लिए, और जब अकीरा का जन्मदिन होगा तब अकीरा के लिए। तुम दोनों के जन्मदिन पर मैं बहुत टेस्टी केक भी लेकर आऊंगी। चलो मैं जा रही हूँ, तुम दोनों भी स्कूल जाओ। इतना बोलकर महिमा अपने काम पर चली जाती है। महिमा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो दोनों की सारी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और निया का जन्मदिन आ जाता है। निया और अकीरा सो रहे थे, तभी महिमा उनके कमरे में आकर दोनों को जगाती है और कहती है, हैप्पी बर्थडे निया, मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। आज मेरा जन्मदिन है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। निया, नहा धोकर तैयार हो जाओ और अकीरा के साथ मंदिर हो आना। मैं अपने काम पर जा रही हूँ, आते वक्त तुम्हारे लिए केक लेकर आऊंगी। दोनों बहनें बहुत खुश होती है। महिमा जल्दी से अपना काम खत्म कर लेती है और अपने मन में सोचती है, आज मैंने जल्दी काम खत्म कर लिया है। नदी के उस पार केक की बेकरी है,
अभी अंधेरा नहीं हुआ है, जल्दी से केक ले आती हूँ। इतना सोचकर महिमा केक लेने चली जाती है। आते वक्त महिमा के पैर में सांप काट लेता है, जिसके बाद नदी के कोने पर ही महिमा की मौत हो जाती है। परी लोग की शिखा परी ये देख लेती है और उसी वक्त महिमा के पास आती है। इस औरत की तो मौत हो गई है। शिखा परी महिमा के दोनों हाथ पकड़ती है और अपनी आंखें बंद करती है, जिसके बाद शिखा परी को महिमा के घर और उसकी दोनों बेटियों के बारे में पता चल जाता है। अरे नहीं, आज तो इसकी छोटी बेटी का जन्मदिन था और आज के दिन इसकी मौत हो गई। मैं इसी वक्त इसके घर जाती हूँ और इसकी दोनों बेटियों को इस बारे में बताती हूँ। सबसे पहले शिखा परी मामूली सी केक को जादुई केक बना देती है। उसके बाद वो केक लेकर महिमा के घर जाती है। आप कौन हो? मेरी बहन के लिए केक तो मेरी माँ लेकर आने वाली थी, फिर आप केक लेकर क्यों आई हो? सांप के काटने की वजह से तुम्हारी माँ की मौत हो गई है। उनके पास ही केक था और मुझे पता चल गया कि उनकी छोटी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मैं केक लेकर आई हूँ। ये सुनकर दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं। मेरे जन्मदिन के दिन मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। अच्छा होता कि माँ जन्मदिन का केक लेने के लिए उस तरफ जाती ही नहीं। माँ के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ, आप हमें अकेले छोड़कर क्यों चली गई? शांत हो जाओ दोनों। तुम्हारी माँ अगर तुम दोनों को रोते हुए देखेंगी तो कभी भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये लो केक, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए यही लेकर आ रही थी ना। मुझे नहीं चाहिए ये मनहूस केक, इसी की वजह से माँ हमें छोड़कर चली गई। ठीक है, मत लो, लेकिन मैं इसे यहीं छोड़कर जा रही हूँ। शिखा परी केक को वहीं रख देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। अकीरा, चल इस केक को उस नदी में फेंक कर आते हैं जहाँ हमारी माँ को सांप ने काटा था। उसके बाद दोनों बहनें नदी के पास जाती है और केक फेंक देती है, लेकिन तभी केक फेंकते ही नदी में एक पेड़ बन जाता है जिसके ऊपर कई सारे केक थे। उसी वक्त फिर से शिखा परी वहाँ प्रकट हो जाती है और बोलती है, मैंने अपने जादू से इस मामूली केक को जादुई केक बना दिया था। मैं जानती थी कि मैं तुम्हारे घर में केक रख कर जाऊंगी तो तुम उसे यहाँ फेंकने जरूर आओगी। मैं चाहती तो पहले ही तुम्हें इस जादू के बारे में बता सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि तुम अपने आँखों से इसका चमत्कार देखो। मुझे तो अपनी आँखों के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा। ये जादुई केक का पेड़ बस तुम दोनों को ही नजर आएगा। तुम दोनों जितने चाहो यहाँ से केक लेकर जा सकती हो। उसके बाद तुम्हें केक का जो करना होगा करना। अब तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तुम मुझे बुला लेना। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। निया, चल पहले घर चलते हैं। पहले हमें अच्छे से सोच लेना चाहिए कि हम इतने सारे केक का क्या करेंगे। उसके बाद दोनों बहनें अपने घर जाती है और कुछ देर तक सोचती है। कुछ देर तक सोचने के बाद अकीरा कहती है, क्यों ना हम एक बड़ी सी केक की बेकरी खोलें? हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह दोनों बहनें नदी के जादुई पेड़ के केक का एक बेकरी खोलने का फैसला कर लेते हैं। हर रोज दोनों बहनें नदी के पास जाती थी और केक लेकर बेकरी में रख देती थी। दोनों बहनों का केक बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए सभी लोग उनसे केक लेने आया करते थे। एक दिन एक औरत बेकरी पर आती है और दोनों बहनों से कहती है, तुम्हारा केक तो बहुत स्वादिष्ट होता है। पहले हमें केक लेने के लिए नदी के पार जाना पड़ता था, लेकिन जब से तुम दोनों ने गांव में बेकरी खोली है, हमारा ये काम आसान हो गया। भगवान तुम दोनों का भला करे। उसके बाद वो औरत 2 केक लेकर वहाँ से चली जाती है। अब दोनों बहनों के पास किसी चीज की कमी नहीं रहती है और दोनों बहुत खुशी से एक साथ रहने लगे थे। एक दिन अकीरा बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी। तभी वो सड़क के कोने पर गरीब लोगों को बैठकर भीख मांगते हुए देखती है। ये लोग तो बहुत गरीब हैं। अगर परी हमारी मदद नहीं करती तो आज मेरा और मेरी बहन का भी यही हाल होता। मैं इनकी मदद जरूर करूँगी। इतना सोचकर अकीरा घर जाती है और निया से कहती है, निया,
गांव में बहुत गरीब लोग हैं जो 2 रोटियों के लिए भीख मांगने को मजबूर हैं। हमारे पास अब सब कुछ है, इसलिए हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम कल ही जाएंगे और गरीब लोगों को खाने के साथ साथ कुछ पैसे भी देकर आएंगे। अगले दिन दोनों बहनें गरीब लोगों के बीच जाती है और उन्हें खाने के साथ साथ पैसे देती है। तभी 2 लड़कियां ये देखती है और आपस में बात करने लगती है। अभी कुछ महीने पहले ही इनकी माँ की मौत हो गई थी। इतने कम समय में ही ये दोनों इतने अमीर कैसे हो सकते हैं? हमें इसके बारे में पता लगाना चाहिए। हाँ सोनम, हम इन दोनों बहनों पर नजर रखते हैं, उसके बाद ही हमें कुछ पता लग सकता है। दोनों सहेलियां दोनों बहनों पर नजर रखने की सोचती है। दोनों बहनें अपने घर के अंदर बैठकर बातें कर रही होती है। निया, नदी के जादुई केक के पेड़ ने सच में हमारी बहुत मदद की है। खिड़की के बाहर खड़ी दोनों सहेलियां ये सुन लेती हैं। अच्छा, तो नदी में जादुई केक का पेड़ है। हमारे गांव में तो एक ही नदी है, कहीं उसी नदी की तो बात नहीं कर रही ये दोनों। हो सकता है कल सुबह जब दोनों बहनें वहाँ से केक लेने जाएंगी तो हम भी इनका पीछा करते हुए जाएंगे। अगले दिन दोनों बहनें नदी के जादुई केक के पेड़ से केक लेने जा रही थी और उनके पीछे पीछे दोनों सहेलियां भी जा रही थी। दोनों सहेलियां देखती है कि जैसे ही दोनों बहनें केक लेती है, जादुई पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। मीनू, ये तो इन दोनों बहनों को ही दिखाई देता है। चल, हम इससे जादुई केक छीन लेते हैं। इतना सोचकर दोनों सहेलियां दोनों बहनों के पास जाती है और उनसे जादुई केक जबरदस्ती लेने लगती है। दोनों सहेलियां केक ले लेती है, लेकिन तभी जादुई केक से उन्हें जोर जोर से बिजली के झटके लगने लगते हैं। अरे मीनू, ये तो बिजली के झटके देती है। छोड़ देते हैं इसे यहीं। चल, भाग यहाँ से जल्दी। दोनों सहेलियां डरकर अपने घर चली जाती हैं। उसके बाद से कभी भी दोनों सहेलियां दोनों बहनों को तंग नहीं करती है। इस तरह फिर से पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों बहनें एक साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में कश्मीरा नाम की एक परी रहती थी। कश्मीरा परी बहुत ही ज्यादा गरीब थी। कश्मीरा परी दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी, साथ में उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग थे और सर पर बाल भी कम थे। लेकिन कश्मीरा परी के पंख बहुत बड़े और खूबसूरत थे। पूरे परीलोक में किसी के भी पंख इतने सुंदर नहीं थे। उन पंखों की मदद से कश्मीरा परी यहाँ वहाँ घूमती रहती थी। परीलोक की बाकी सभी परियां कश्मीरा परी को काली और गंजी बोलकर चिढ़ाती रहती थी। एक दिन की बात है, कश्मीरा परी उड़ते उड़ते कहीं जा रही थी। तभी उसे आसमान में 2 परियां मिलती है। उनमें से एक परी कहती है, अरे वो देखो, कश्मीरा परी उड़ रही है, काली और गंजी कहीं की। कश्मीरा परी, तू इतनी काली है, तेरे से शादी कौन करेगा? ऐसी बातें कश्मीरा परी को अक्सर सुनने को मिलती थी, परंतु वो ये सब सुनकर भी चुप रहती थी। उसे पता था कि एक न एक दिन तो उसे जरूर कोई शादी करेगा। इसी उम्मीद में वो अपने 2 बड़े बड़े पंख फैलाकर उड़ती रहती थी। इसी तरह एक दिन कश्मीरा परी अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर आसमान में उड़ रही थी। तभी उसकी मुलाकात रानी परी के बेटे युवराज से हुई। युवराज भी आसमान में घूम रहा था। कश्मीरा के 2 सुंदर बड़े बड़े पंख देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। वो मन ही मन सोचता है, अरे ये कौन है? मैंने तो इसे परीलोक में पहली बार देखा है। इसके पंख कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इतना सोचकर युवराज कश्मीरा परी के पास जाता है और उससे कुछ बातें करता है। इसी तरह अब युवराज और कश्मीरा परी का मिलना जुलना शुरू हो गया था। इसी तरह काफी दिनों तक मिलते मिलते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके बाद एक दिन युवराज कश्मीरा परी से कहता है, कश्मीरा, मुझे ऐसा लगता है मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ये आप कैसी बातें कर रही हैं युवराज? भला आपको कोई विवाह के लिए मना क्यों करेगा? हाँ, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। उसके कुछ ही दिनों बाद युवराज कश्मीरा परी से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है।
कश्मीरा परी युवराज के साथ विवाह होने पर बहुत खुश थी, पर जब वो अपने ससुराल जाती है तो उसे देखकर रानी परी यानी कि गायत्री बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो गुस्से में युवराज से कहती है, ये किसको उठा कर ले आया बेटा तू? ये मेरी पत्नी है माँ, मैं इससे प्यार करता हूँ और हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या तू इसे प्यार करता है? शक्ल देखी है तूने इसकी? कितनी ज्यादा बदसूरत है। काली तो इतनी है जैसे किसी ने इसको आग में पका दिया हो। तो इसे हमारे घर की बहू बना कर लाया है? शर्म नहीं आई तुझे? तूने हमारे नाक कटवा कर रख दी। रानी परी के ऐसे कटु वचन सुनकर युवराज को बहुत बुरा लगता है, लेकिन युवराज से भी ज्यादा कश्मीरा परी को बुरा लगता है, क्योंकि उसने सोचा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। रानी परी का ऐसा व्यवहार तो उसके दिमाग में आया ही नहीं था। शादी के बाद कश्मीरा घर की बहू नहीं नौकरानी बन गई थी। रानी परी ने कसम खा ली थी कि वो कश्मीरा परी को अपने घर से रफा दफा करके ही रहेगी। ये सोचकर रानी परी ने युवराज के कुछ दोस्तों को घर पर बुलाया और उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग युवराज के बहुत अच्छे दोस्त हो, वो तुम लोगों की बात जरूर मानेगा। तुम लोग जब भी युवराज से मिलोगे तब सिर्फ और सिर्फ कश्मीरा की बुराई करना। युवराज के दोस्त रानी परी की बात अच्छे से मान गए और अब वो लोग वही करने लगे। वो जब भी युवराज से मिलते एक ही बात बोला करते थे, क्या यार युवराज, तू रानी परी का बेटा है। परी लोग की बहुत सारी परियां तुझ पर मरती हैं। उसके बावजूद तूने कितनी बदसूरत परी से शादी कर ली है। दिखने में वो कितनी काली है और ना ही सर पर बाल हैं। हमें तो उसे भाभी कहने में भी शर्म आती है। पता नहीं तुझे उससे कैसे प्यार हो गया। तभी युवराज की दूसरी दोस्त बोलती है, हाँ यार तू सही कह रहा है। मैं तो सोच रही हूँ अगर युवराज की पसंद इतनी बुरी है तो मैं इसके साथ रहना छोड़ दूँ। मुझे लगता है हमें युवराज से दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। अपने दोस्तों के मुंह से रोज एक ही बात सुन सुनकर युवराज का भी सर घूमने लगता है और उसे भी उनकी बातें सही लगने लगती है। उसे भी अब धीरे धीरे कश्मीरा परी से घिन आने लगती है। उधर दूसरी तरफ रानी परी कश्मीरा के साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव करने लगती है। वो अपने महल की बाकी सभी नौकरानियों को छुट्टी दे देती है और कश्मीरा परी से घर का सारा काम करवाती है। बेचारी कश्मीरा चुपचाप घर का सारा काम कर दिया करती थी और छोटी छोटी गलतियों पर रानी परी कश्मीरा को पीट भी दिया करती थी। इसी तरह एक दिन कश्मीरा परी से एक गुलदस्ता टूट जाता है, जिस वजह से रानी परी गुस्से में कश्मीरा परी से कहती है, करमचली, तूने कभी इतना महंगा गुलदस्ता देखा भी है? एक काम ठीक से नहीं होता है इससे। अभी बताती हूँ तुझे, रुक। इतना कहकर कश्मीरा परी की सास यानी कि रानी परी उसकी खूब पिटाई कर देती है। मत मारिए सासू माँ, मुझे मत मारिए। कश्मीरा बहुत रोती है पर रानी परी को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। थोड़ी देर बाद जब युवराज वापस घर लौटता है तो कश्मीरा परी युवराज को सारी बात बताती है। देखो ना जी, तुम्हारी माँ मुझे हर वक्त मारती रहती है और मुझे हमेशा रोकते टोकती रहती है। तभी युवराज गुस्से में कश्मीरा का जवाब देते हुए कहता है, सही तो करती है, तेरे साथ यही करना उचित है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने तुझसे शादी कर ली। युवराज की बातें सुनकर कश्मीरा समझ जाती है कि अब उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। अब इसी तरह वक्त बीतने लगता है। कुछ समय बाद कश्मीरा को पता चलता है कि वो गर्भवती है। उसे जिंदगी जीने की एक उम्मीद मिल जाती है। जब ये बात परिवार वालों को पता चलती है तो रानी परी युवराज से कहती है, कोई बात नहीं बेटा, 9 महीने और रख लेते हैं इसको अपने घर में। जब ये एक सुंदर से बेटे को जन्म देगी तो उस बेटे को रखकर हम इसको घर से निकाल देंगे। लेकिन रानी परी की सोच अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। 9 महीने बाद कश्मीरा ने एक बेटी को जन्म दिया। जब रानी परी को पता चलता है कि कश्मीरा परी ने लड़की को जन्म दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहती है, ये कैसी औरत है जो एक लड़के को भी जन्म नहीं दे सकती है? मुझे कुछ नहीं पता युवराज, अब मैं तेरी शादी किसी और परी से करवा कर ही रहूंगी। तुम सही कह रही हो माँ, मैं भी दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ। युवराज की ये बात सुनकर रानी परी खुश हो जाती है और पायल नाम की एक परी से अपने बेटे युवराज की शादी करवा देती है।
पायल दिखने में कश्मीरा से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, परंतु उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। शादी करके आते ही वो कश्मीरा पर अत्याचार करने लगती है। वो कश्मीरा से हाथ पैर दबवाने लगती है। कश्मीरा कर भी क्या सकती थी, वो चुपचाप ये सब सहती रहती है। इसी तरह एक दिन कश्मीरा पायल के सर की मसाज कर रही थी, तभी कश्मीरा के नाखून एकदम से पायल के सिर पर लग जाते हैं। बस इतनी सी बात पर पायल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गंजी, बदसूरत कहीं की, मैं तेरी सारी चाल समझ गई। तू मुझे भी अपनी तरह बनाना चाहती है ना? जलती है ना तू मुझसे? रुक जा, अभी तुझे इस घर से बाहर निकालती हूँ। इतना कहते हुए पायल कश्मीरा को मारते हुए घर के आंगन में ले आती है। कश्मीरा अपनी बेटी को गोद में उठा लेती है। इतने में वहाँ पर युवराज और रानी परी भी आ जाती है। रानी परी एक चाकू से कश्मीरा के पंख काटने के लिए आगे बढ़ती है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे पंख मत काटिए। खूबसूरत पंख के अलावा तेरे पास और कुछ तो है नहीं, ना रूप ना रंग, फिर इतने सुंदर पंख लेकर क्या करेगी तू? ये ले। ऐसा कहकर रानी परी कश्मीरा के पंख काट देती है। कश्मीरा सिसक सिसक कर रोने लगती है। उसकी गोद में उसकी बेटी थी, उसका नाम चांदनी था। कश्मीरा चांदनी को गोद में ली हुई खड़ी थी। रानी परी धक्के मारकर दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। रानी परी का बेटा युवराज भी कश्मीरा को कोसने लगता है। निकल जा इस घर से, इस घर में तेरे जैसी नालायक काली परी के लिए कोई जगह नहीं है। तभी पायल भी कहती है, आज के बाद इस घर में लौटने के बारे में कभी सोचना भी मत। उसके बाद पायल दोबारा से कश्मीरा को धक्का मार देती है। फिर कश्मीरा गिर जाती है और पायल दरवाजा बंद कर देती है। कश्मीरा चांदनी को गोद में लिए हुए रोने लगती है, लेकिन वो सोचती है कि कुछ भी हो जाए उसे तो जीना ही होगा, अपनी बेटी के लिए जीना होगा। ये सोचकर वो खड़ी हो जाती है और पैदल चलकर जंगल में पहुंच जाती है। सभी लोग मुझसे इतनी बुरी तरह से बात करते हैं, उससे अच्छा तो ये जंगल है। तभी कश्मीरा को एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। कश्मीरा उस आवाज का पीछा करते हुए एक पेड़ के पास पहुंचती है। वो देखती है कि एक नन्ही सी परी एक पेड़ के नीचे गिरी हुई है और उसके सिर से खून आ रहा है और उसके बगल में ही बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। क्या हुआ है तुम्हें? मेरे सिर पर चोट लग गई है, मुझे बचा लो। कश्मीरा अपनी बेटी को नीचे रखकर उस छोटी परी को गोद में उठा लेती है और उसके घाव साफ कर देती है। उसके बाद 2 दिनों तक कश्मीरा उसकी सेवा करती है और उसको पूरी तरह से ठीक कर देती है। तभी एक चमत्कार हो जाता है। वो छोटी परी परियों की देवी में बदल जाती है। कश्मीरा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं परियों की देवी हूँ। तू इतनी ज्यादा दुखी है और तुझे बहुत पैसों की जरूरत है, लेकिन फिर भी तूने जमीन से एक भी पैसा नहीं उठाया और एक जख्मी परी की जान बचाने की कोशिश की। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तू जब जितना पैसा चाहेगी तेरे पास उतना पैसा आ जाएगा और तू बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इतना ही नहीं, तेरे सुंदर पंख भी लौट आएंगे। तथास्तु मेरी बच्ची। ये बोलकर परियों की देवी अदृश्य हो जाती है। एकदम से कश्मीरा बहुत खूबसूरत हो जाती है और उसके पंख भी लौट आते हैं। उसके पास बहुत सारे पैसे भी आ जाते हैं। उसके पास शक्तियाँ भी आ जाती है। अपनी शक्तियों से वो जंगल में ही एक घर बनाती है और अपनी बेटी के साथ उसी घर में रहने लगती है। जब ये बात रानी परी को पता चलती है कि अब कश्मीरा खूबसूरत और बहुत पैसे वाली हो गई है, तब उसे बहुत जलन होने लगती है और उसको भी पैसे का लालच होने लगता है। पैसों के लालच में आकर रानी परी, युवराज और पायल तीनों जंगल में आते हैं और कश्मीरा परी को डराते हैं। कश्मीरा की बच्ची, बता तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया और तू इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? हाँ, जल्दी बता, नहीं तो हम तुझे यहीं मार डालेंगे। मुझे कुछ मत कीजिए, ये सब तो मुझे इस जंगल से मिला है। इस जंगल में ही सब कुछ है। आप लोग ढूंढिए, आप लोगों को भी मिलेगा। ये सुनकर तीनों जंगल में इधर उधर घूमने लगते हैं। फिर तीनों को एक छोटी परी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वे लोग छोटी परी के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा घायल है और उसके बगल में बहुत सारा धन रखा हुआ है। तभी रानी परी कहती है, ये रहे पैसे, इस छोटी परी को रहने दो, ये तो वैसे भी मरने वाली है। हम पैसे लेकर घर चलते हैं।
वो तीनों पैसे उठाकर आगे जाने लगते हैं। तभी वो छोटी परी परियों के देवी के रूप में बदल जाती है। तुम लोग बहुत लालची हो। मैं तो तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी। पैसों के लिए तुम लोग किसी को भी हानि पहुंचा सकते हो। मैं तुम तीनों को श्राप देती हूँ। तुम लोगों के पास जो कुछ भी है सब गायब हो जाएगा। तुम लोग बदसूरत हो जाओगे और तुम लोगों के पंख भी टूट जाएंगे। इतना कहकर परियों की देवी अदृश्य हो जाती है। उन लोगों के पास जो कुछ भी था सब कुछ गायब हो जाता है। वो तीनों बदसूरत हो जाते हैं और उनके पंख भी टूटकर गिर जाते हैं। इसी बात से दुखी होकर तीनों के तीनों पानी में डूबकर अपनी जान दे देते हैं। कश्मीरा परी को इंसाफ मिलता है और वो अपनी बेटी के साथ जंगल में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।